नमस्कार। आज 2 जनवरी 2026 की जो खबरें हैं उनमें से हम कुछ गहरे मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि जो हुआ उसका असर क्या है। हम आज एक तरह से इन बिखरी हुई खबरों के बीच के धागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल। पहली नजर में देखें तो आज की खबरें एक लिस्ट जैसी लगती हैं। अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, रक्षा, खेल, सब कुछ है। लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रखते हैं तो 3 बहुत दिलचस्प कहानियां सामने आती हैं। पहली, भारत का आर्थिक और सामरिक उभार। दूसरी, एक ग्रीन यानी पर्यावरण केंद्रित बदलाव। और तीसरी कहानी है उन वैश्विक घटनाओं और व्यक्तिगत उपलब्धियों की जो हमें बड़ी तस्वीर का एहसास दिलाती हैं। तो चलिए पहली कहानी से ही शुरू करते हैं। पहली कहानी, भारत का आर्थिक उभार। और इसकी सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। हम अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये आंकड़ा है लगभग $4.18 ट्रिलियन का। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर एक सवाल आता है मन में। जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। तो क्या ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग सिर्फ एक खिताब है, या इसका असर आम आदमी तक भी पहुंचता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है देश की कुल आर्थिक ताकत। ये वो ताकत है जो सरकार को बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने, एक मजबूत सेना रखने और दुनिया में अपनी बात रखने का दम देती है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा असर शायद हर किसी की जेब पर तुरंत ना दिखे, लेकिन यहीं से दूसरी खबरें जुड़ती हैं। ये आर्थिक ताकत आई कहां से, हम इसे नापते कैसे हैं? यहीं पर जीडीपी के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करना इतना अहम हो जाता है। अच्छा, ये आधार वर्ष बदलना सिर्फ कोई तकनीकी चीज नहीं है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि आप 2011 की फोटो देखकर आज के भारत को नहीं समझ सकते। सही बात है। 2011-12 में यूपीआई, जोमैटो, ओला, उबर या ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का मतलब लगभग कोई वजूद ही नहीं था। सही बात है। आज ये हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। आधार वर्ष बदलने का मतलब है जीडीपी के चश्मे का नंबर बदलना, ताकि हमें आज की हकीकत साफ दिखे। और ये काम कर रहा है मॉस्पी यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। समझ गए। तो हम न सिर्फ बड़े हो रहे हैं, बल्कि हम अपने आकार को नापने का पैमाना भी बेहतर कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और शब्द है IIP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसका इस कहानी में क्या रोल है? को देखकर पता लगाते हैं कि देश की फैक्ट्रियां, खदानें, बिजली घर वो कितनी तेजी से चल रहे हैं। अभी इसका आधार वर्ष भी 2011-12 ही है, तो जब जीडीपी का आधार वर्ष बदल रहा है तो IIP को भी उसके साथ लाना जरूरी है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था मजबूत है और हम उसे बेहतर तरीके से नाप रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि इस आर्थिक ताकत से हम करते क्या हैं। शायद इसका जवाब हमें ओडिशा के चांदीपुर से मिली खबर में मिलता है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण। बिल्कुल, ये दोनों खबरें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही एक मजबूत रक्षा तकनीक में निवेश कर सकती है, और पिनाका रॉकेट की खासियत सिर्फ लॉन्ग रेंज होना नहीं है, बल्कि वो रेंज है कितनी, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। जी, इसका सामरिक मतलब समझिए। 120 किलोमीटर की रेंज का मतलब सिर्फ दूरी नहीं है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना अब सीमा पर सुरक्षित रहकर दुश्मन के बहुत अंदर तक उसके कमांड सेंटर, सप्लाई डिपो या सैनिकों के जमावड़े को सटीकता से निशाना बना सकती है। यह युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल देता है। तो आर्थिक ताकत से सैन्य ताकत, और इस नई ताकत के साथ दुनिया में भारत की भूमिका भी बदल रही है। शायद इसीलिए नई दिल्ली में जो AI इम्पैक्ट समिट 2026 होने वाली है, वो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 120 किलोमीटर की मिसाइल बनाना और AI पर ग्लोबल समिट की मेजबानी करना, ये अलग अलग खबरें नहीं हैं। ये एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं: आर्थिक ताकत, तकनीकी महत्वाकांक्षा और वैश्विक नेतृत्व। ये समिट सिर्फ कोडिंग या मशीनों पर नहीं है। इसका फोकस है समावेशी AI, मतलब ऐसा AI जिसका फायदा सबको मिले, और AI का शासन यानी गवर्नेंस। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके नियम बनाने वालों में शामिल होना चाहता है। कमाल है कैसे 5 अलग-अलग खबरें मिलकर एक पूरी तस्वीर बना रही हैं। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं।
एक तरफ हम हार्ड पावर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी, मिसाइल, लेकिन खबरों का एक दूसरा हिस्सा एक अलग ही कहानी कहता है, जो ग्रीन यानी हरियाली और पर्यावरण से जुड़ी है। और इसकी सबसे बड़ी खबर भी उड़ीसा से ही आई है, जहां भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। हाँ, और ग्रीन हाइड्रोजन ये शब्द भविष्य की ऊर्जा का दूसरा नाम है। आसान भाषा में समझें तो ये सूरज या हवा की ताकत से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाना है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है, खासकर रिफाइनरी, खाद और स्टील जैसे उद्योगों के लिए, जो बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल। तो उड़ीसा का ये प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के 2070 तक नेट जीरो बनने के वादे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये सफर तो उड़ीसा से शुरू नहीं हुआ था। पहला मेड इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो गुजरात में लगा था। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा पॉइंट है। गुजरात वाला प्लांट एक तरह से इस टेक्नोलॉजी का पायलट प्रोजेक्ट था, एक R&D लैब। वहां हमने सीखा कि स्वदेशी तकनीक से ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाई जा सकती है, क्या-क्या चुनौतियां आती हैं। वो एक नींव का पत्थर था। अच्छा। और उस नींव की सफलता ने ही उड़ीसा में इतने बड़े कमर्शियल स्तर के प्लांट का रास्ता खोला है। ये दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र में सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। ये तो हुई इंडस्ट्रियल ग्रीन एनर्जी, लेकिन हिमाचल प्रदेश से एक और बड़ी दिलचस्प ग्रीन पहल की खबर है। नाम है ग्रीन टू गोल्ड, और ये औद्योगिक भांग की खेती से जुड़े है। ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश एक तरह से भांग की रीब्रांडिंग कर रहा है। जिस पौधे की एक अलग पहचान हुआ करती थी, अब वो किसानों की आय बढ़ाने वाला सोना बन रहा है। मतलब दोहरा फायदा? बिल्कुल। एक, किसानों को एक नई नकदी फसल मिल रही है। दूसरा, इस भांग का इस्तेमाल कपड़े, कागज, दवाइयाँ और यहाँ तक कि इको फ्रेंडली घर बनाने में भी हो सकता है। ये एक साथ कृषि, उद्योग और पर्यावरण तीनों को जोड़ता है। और जब हम ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडस्ट्री और खेती ही क्यों, हमारे जंगल भी आते हैं। बाघों की आबादी में 8% की बढ़ोतरी हुई है और मध्य प्रदेश ने अपना टाइगर स्टेट का दर्जा बनाए रखा है। क्या ये सब एक ही बड़ी सोच का हिस्सा है? बिल्कुल। बाघ किसी भी जंगल के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा पैमाना होता है। वो फूड चेन में सबसे ऊपर है। अगर बाघों की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जंगल में हिरण, सांबर, वो सब भी बढ़ रहे हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जंगल में घास और पेड़ पौधे भी स्वस्थ हैं। तो बाघों की गिनती बढ़ना सिर्फ एक जानवर की कामयाबी नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम की सेहत का रिपोर्ट कार्ड है। बहुत खूब। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी, एक हरे भरे भविष्य की ओर बढ़ता भारत। अब तीसरी और आखिरी कहानी पर आते हैं। हमने भारत की बड़ी कहानियों पर बात की, आर्थिक और पर्यावरण, लेकिन दुनिया तो चलती रहती है और कुछ खबरें ऐसी हैं जो इन बड़ी राष्ट्रीय कहानियों से हटकर हैं, पर उतनी ही जरूरी हैं। शुरुआत करते हैं चिकित्सा जगत की एक खबर से जो अबू धाबी से आई है। दुनिया की पहली ITV आधारित जीन थेरेपी। ये खबर विज्ञान के भविष्य की एक झलक है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA जैसी कई आनुवांशिक बीमारियां होती हैं जिनका अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं था। जीन थेरेपी क्या करती है? वो बीमारी के लक्षण का इलाज नहीं करती, बल्कि शरीर के अंदर जाकर उस खराब जीन को ही ठीक कर देती है जो बीमारी की जड़ है। ये मेडिसिन में एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये दिखाती है कि UAE जैसे देश अब स्वास्थ्य तकनीक में दुनिया को लीड कर रहे हैं। सही कहा। विज्ञान की दुनिया से अब खेल के मैदान तक चलते हैं। 2 बड़े नाम चर्चा में रहे। भारत की स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, और टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच, उन्हें ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये दोनों उपलब्धियां सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। स्मृति मंधाना का 10,000 रन बनाना ये बताता है कि मिताली राज के बाद भी भारत में महिला क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है। ये एक नई पीढ़ी का प्रतीक है। वहीं जोकोविच का पुरस्कार सिर्फ उनके ग्रैंड स्लैम के लिए नहीं है, बल्कि उस लगन, उस जज्बे और उस प्रभाव के लिए है जो उन्होंने लाखों युवा खिलाड़ियों पर डाला है। एक पूरी जिंदगी के योगदान का सम्मान। बिल्कुल। खेलों की तरह ही साहित्य भी समाज का आईना होता है। प्रतिष्ठित गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार उड़िया कवयित्री प्रतिभा सतपथी को दिया गया है। अक्सर हमारी नजर सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी साहित्य पर जाती है, लेकिन उड़िया, तमिल, मराठी, बांग्ला जैसी भाषाओं में जो काम हो रहा है वो अद्भुत है। ये पुरस्कार उसी क्षेत्रीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने का एक जरूरी काम करता है। और इन सभी उपलब्धियों और सकारात्मक खबरों के बीच एक खबर हमें जमीन पर वापस लाती है और याद दिलाती है कि दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है। यमन का मुकल्ला बंदरगाह जो हाल ही में चर्चा में रहा। हाँ, ये एक रिमाइंडर है।
मुकल्ला बंदरगाह अरब सागर और अदन की खाड़ी के पास एक बहुत ही रणनीतिक लोकेशन पर है, जहां से दुनिया का बहुत सारा व्यापार होता है। यमन में चल रहे तनाव की वजह से ये बंदरगाह और पूरा इलाका काफी संवेदनशील बना हुआ है। ये खबर हमें बताती है कि वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और व्यापार कितने आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये थी आज की 15 खबरें। हमने देखा कि कैसे ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये भारत के आर्थिक उभार, पर्यावरण को लेकर उसकी नई सोच और दुनिया में हो रही बड़ी हलचलों की कहानी सुनाती हैं। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज की हमारी पूरी चर्चा असल में एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक तरफ पिनाका जैसी मिसाइलें और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा है, यानी हार्ड पावर। दूसरी तरफ ग्रीन हाइड्रोजन और बाघों का संरक्षण है, यानी सॉफ्ट पावर और स्थिरता। और साथ ही साहित्य और खेल जैसी सांस्कृतिक पहचान भी है। कोई भी देश इन सभी जरूरतों, आर्थिक ताकत, सैन्य शक्ति, पर्यावरण की चिंता और सांस्कृतिक पहचान को एक साथ कैसे साधता है? प्राथमिकताओं का यही संतुलन उसके भविष्य का रास्ता तय करता है। सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थे 2 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, श्रीनगर की दाल लेक में हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? Which state secured first position at the Khelo India Water Sports Festival held at Dal Lake, Srinagar? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you.